पहले मैं गुजरात के बारे में कुछ कहूंगा। ये जो 4 दिन का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है गुजरात में, खास तौर से जल जंगल जमीन के इलाकों से गुजर जा रहा। और अगर आप पिछले 10 साल देखें, जो 2006 में वन अधिकार अधिनियम बनाया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उसको बहुत कमजोर किया गया है और उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है गुजरात में। अगर आप वन संरक्षण कानून देखें, पर्यावरण संबंधित कानून देखें, वन अधिकार अधिनियम का जिक्र तो मैंने किया है, पेशा कानून देखें, भूमि अधिग्रहण कानून देखें जो 2013 में मनमोहन सिंह जी के समय पारित हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में, और जो अधिकार दिए गए थे आदिवासी इलाकों में, खास तौर से ग्राम सभाओं को, उसका पूरा नजरअंदाज किया गया था। तो भूमि अधिग्रहण को लेकर, वन संरक्षण को लेकर, वन अधिकार अधिनियम को लेकर राहुल जी बार बार लगातार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अब गुजरात में आए हैं और यही मुद्दा वो उठा रहे हैं कि पिछले 10 साल अन्याय काल का समय हुआ है। प्रधानमंत्री तो देश के सामने अमृत काल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि पिछले 10 साल अन्याय काल का समय है। दूसरी बात जो मैं गुजरात के संदर्भ में कहना चाहता हूं, आज दोपहर को हम गोधरा जा रहे हैं। ठीक 75 साल पहले 13 फरवरी 1949 को देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गोधरा आए थे। वो पहले आनंद गए थे 13 फरवरी 1949 को, वहां उन्होंने वल्लभ विद्यानगर का शिलान्यास रखा। 13 फरवरी 1949 को वो गोधरा आए और एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और वो प्रतिमा किसका था? वो प्रतिमा तब के देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। मैं समझता हूं कि पहला स्टैचू, पहला प्रतिमा हमारे देश में सरदार पटेल का गोधरा में, या पहले 2-3 लगे होंगे, पर 1949 में 13 फरवरी को जब सरदार पटेल जीवित थे, तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गोधरा आए और उस प्रतिमा का अनावरण किया। और उन्होंने वहां एक भाषण भी दिया। उनके और सरदार साहब के बीच में क्या रिश्ते थे, वो 30 साल के साथ कैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, और जब भारत स्वतंत्र हुआ कैसे वो दोनों मंत्रिमंडल में काम करते रहे, इसके बारे में उन्होंने गोधरा की जनता को और गोधरा की जनता के द्वारा देश की जनता को उन्होंने जानकारी दी। गोधरा में टाउन हॉल का शिलान्यास भी रखा, और वो टाउन हॉल जो गोधरा में, जिसका शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 फरवरी 1949, उसके बाद 1954 31 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी आए, तब वो रेल मंत्री थे, और वो टाउन हॉल का उद्घाटन किया। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, और ये इतिहास भूला जाता है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने में 24 घंटा लगे रहते हैं। उनका नाम मिटाने में हमारे इतिहास से, उनके योगदान को भुलाने के लिए 24 घंटे, और उनके नाम को बदनाम करने में 24 घंटे लगे हुए हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है देश को याद दिलाना कि जब सरदार पटेल जीवित थे, जवाहरलाल नेहरू आए, गोधरा आए 13 फरवरी 1949 को, उन्होंने कहा, ऐसे तो मैं मूर्तियों के अनावरण के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा, और वो भी वो व्यक्ति जो जीवित हैं,
पर मैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के नाम के प्रतिमा को मैं कभी नहीं इनकार कर सकता हूं, क्योंकि वे आधुनिक भारत के निर्माता हैं। मैं उनके साथ काम किया हूं 30 साल से। ये इतिहास हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री, हमारी बदनसीबी है कि ये दो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री पद और गृह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। इतिहास को वापस लिखने में, नेहरू के योगदान को मिटाने में और खास तौर से पंडित नेहरू को बदनाम करने में रोज लगे हुए रहते हैं। तो ये हुआ इतिहास का क्लास, इसको छोड़िए। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में मैं कुछ कहूंगा। इसकी शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से शुरुआत की गई थी। तोबाल, इम्फाल से करीब आधा घंटा लंबा रास्ता है और जानबूझकर ये मणिपुर से ही शुरू किया गया था, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है मणिपुर पर। मणिपुर में गए नहीं हैं, एक शब्द नहीं कहा है, मणिपुर के मुख्यमंत्री को मिला नहीं है, मणिपुर के कोई राजनीतिक दल से मिले नहीं हैं, उनके सांसदों से मिले नहीं हैं। मणिपुर तो हमारा देश का एक अटूट अंग है। मणिपुर है, मणिपुर ज्वेल ऑफ इंडिया। पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहां अलग अलग समुदाय के बीच में मारामारी हो रही है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। देश उनकी पीड़ा देश की पीड़ा है, उनका दर्द देश का दर्द है। राहुल जी 2 बार जा चुके हैं, पर प्रधानमंत्री ने कष्ट नहीं किया वहां जाने का। हमने शुरुआत इसीलिए वहां से की कि हम एक संदेशा दें देश को कि मणिपुर की दर्द देश का दर्द है, मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा। 14 राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकला है अब तक और 15वां राज्य महाराष्ट्र होगा 3 दिन के बाद। और राहुल जी ने पिछले 55 दिनों में 5 न्याय के बारे में जिक्र किया। 5 न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 5 न्याय। इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 3 न्याय पर गारंटियां दी हैं। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। ऐसे तो हमारे राजनीति में गारंटी शब्द पहली बार राहुल जी ने कर्नाटक के चुनाव के समय इस्तेमाल किया, पर अब जो एक व्यक्ति का वारंटी पीरियड खत्म हो रहा है, वो व्यक्ति अभी गारंटी की बात कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं। हमने किसान न्याय को लेकर कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि एमएसपी को एक विशेष कानून बनाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा। ये किसान और किसान संगठनों की मांग है, 4 साल से आंदोलन में है, संघर्ष में है। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लिए हैं ये वादा देकर, पर डॉक्टर स्वामीनाथन और चरण सिंह को तो भारत रत्न दे दिया, पर हमारे किसानों को लॉलीपॉप खिला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और एमएसपी किस आधार पर तय किया जाएगा? जो खेती की लागत होती है, विस्तृत रूप से खेती की लागत अनुमान किया जाएगा और उसके 1.5 गुने स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। ये किसान संगठनों की मांग है, ये डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश थी। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, प्लानिंग कमीशन जब था, उन्होंने एक मुख्यमंत्रियों की समिति बिठाई। उस मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्ष
तब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फरवरी 2011 में उस समिति ने मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट पेश किया और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एमएसपी को लीगल गारंटी यानी कि कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो यू टर्न के उस्ताद हैं, पलटी करने में उस्ताद हैं। हमारे देश की राजनीति में दो ही पलटी मास्टर हैं, एक तो बिहार में है और एक दिल्ली में है, और हर एक जीएसटी पर पलटी मारा, आधार पर पलटी मारा और एमएसपी और कानूनी दर्जा पर भी उन्होंने पलटी मारा। तो हमने गारंटी दी है किसान संगठन और किसान की मांग को ध्यान में रखते हुए। और राहुल जी ने एक और बात कही है किसान न्याय को लेकर कि पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, पर किसानों को कर्जा माफी की बात ही नहीं होती है। 2008 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ किसानों का, और ये बार बार राहुल जी याद दिला रहे हैं। तो ये रहा किसान न्याय। उसके बाद में हिस्सेदारी न्याय। राहुल जी क्या कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे समाज का एक्सरे होता है। और एक्सरे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे देश में जो तेजी से विकास हो रहा है पिछले कई दशकों से, उसकी कीमत कुछ लोग चुका रहे हैं और उसका फायदा कुछ लोग और लोग उठा रहे हैं। तो कीमत कौन भुगत रहा है और फायदा किसको हो रहा है, ये जनगणना करना जरूरी है, पहला कदम है। सामाजिक न्याय को और मजबूत स्तंभों पर रखना जरूरी है और इसीलिए जाति जनगणना करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। 2011 में जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, हमने जाति जनगणना करवाई। 25 करोड़ परिवारों से हमने जानकारी हासिल की, पर अब तक वो जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है मोदी सरकार के द्वारा। हम नहीं कर पाए क्योंकि जब हम करने की स्थिति में थे चुनाव का वक्त आ गया, पर 10 साल हुए हैं प्रधानमंत्री ने उसको प्रकाशित नहीं किया है। और जो हर साल जनगणना किया जाता है, हर साल जो सेंसस होता है 2021 में होना था, आज तक वो सेंसस नहीं हो पाया है। तो हिस्सेदारी न्याय के लिए राहुल जी ने कहा है पहला कदम जाति जनगणना, जाति गिनती, ताकि हमें पता लगे कि विकास की कीमत कौन चुका रहा है और विकास का फायदा किसको पहुंच रहा है। तीसरा न्याय जो कल बांसवाड़ा में, कल दोपहर को बांसवाड़ा में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने 5 सूत्री युवा न्याय की घोषणा की है। 5 सूत्री, वो आज सब जगह छपा है, उसका कवरेज भी हुआ है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, पर यह 5 सूत्री युवा न्याय है। मैं एक ही चीज कहूंगा युवा न्याय को लेकर कि पहली बार जो 18 साल के उम्र हैं, युवा हैं, पहली बार उनको वोट करने का अधिकार हमारे तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संविधान का संशोधन कराया 1988 में। और अगले साल जो चुनाव हुआ वो पहला चुनाव था जब 18 साल की उम्र वाले युवा को वोट करने का अधिकार मिला। तो ये है कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता युवा न्याय के लिए। अब रहे बाकी 2 न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय। और अगले कुछ दिनों में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी दोनों महिलाओं को लेकर और श्रमिकों को लेकर जो हम गारंटी देंगे उसका जरूर वो घोषणा करेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि
जब हम गारंटी देते हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं करते। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाएगा। क्यों? पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब भी 1000 रुपया था सिलेंडर, उसके पहले भी था 2 साल पहले। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी यह थी कि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के बाद आप देखिएगा, अगर वो वापस आएंगे, वो नहीं आएंगे, पर किसी भी दुर्भाग्य कारण वो वापस आए तो वापस एलपीजी सिलेंडर भी 1000 रुपया पार करेगा। ये है उनकी गारंटी। पर जब हम गारंटी देंगे नारी सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, श्रमिकों के संरक्षण के लिए, वो पक्के वादे होंगे जो हम पूरा कर कर ही रखेंगे और वो चुनाव से कोई उसका संदर्भ नहीं होगा। तो साथियों, मैं संक्षिप्त में एक बार फिर से कहूंगा कि हमारे देश की राजनीति में 2 परिवर्तनकारी मूवमेंट हुए हैं, इवेंट नहीं, मूवमेंट। हम इवेंट मैनेजर नहीं हैं। इवेंट मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि 2014 में उनको सर्टिफिकेट लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही दे दिया था। गांधीनगर में उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर है। पर हम मूवमेंट करते हैं और हमारे देश के आधुनिक राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन का, 145 दिन का भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, और अब जो चल रहा है आखिरी चरण में है 6000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये 2 परिवर्तनकारी मूवमेंट है, इवेंट नहीं। ये हमारे संगठन के लिए बूस्टर डोज है, हमारे संगठन के लिए एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के स्रोत है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा मैं नहीं कह सकता। कुछ राज्य हम जीते हैं, कुछ राज्य हम हारे हैं भारत जोड़ो यात्रा के समय, पर ये वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं। ये विचारधारा का मुकाबला है। आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा से हम लड़ रहे हैं। राहुल जी खड़े हुए हैं, वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो आरएसएस और बीजेपी को सीधा निशाना बना रहे हैं, गोल मोल कर नहीं बोल रहे हैं, सीधा निशाना बना रहे हैं। उनकी विचारधारा को कह रहे हैं कि विचारधारा जो है आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा दे रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई। तो इन तीनों से लड़ने के लिए आर्थिक विषमताएं जो बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण जिसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और राजनीतिक तानाशाही जो हकीकत बन गई है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। अभी आपके कुछ सवाल होंगे, तो हमारे पीसीसी अध्यक्ष कहाँ चले गए? हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी हैं, हमारे सीएलपी नेता हैं, हमारे एआईसीसी प्रभारी भी हैं मुकुल वासनिक जी, वो जवाब देंगे। हाँ जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपकी चल रही है, अच्छी बात है, भारत जोड़ने की आप बात कर रहे हो। क्या आपको अभी ये नहीं लगता कि पहले कांग्रेस को जुड़ना चाहिए? कांग्रेस जुड़ रहा है, कांग्रेस टूटता नहीं है। जब एक व्यक्ति कांग्रेस से छोड़ता है, वो हजारों लोगों के लिए दरवाजा खोलता है। हमारे संगठन में कई युवा हैं, कई महिलाएं हैं, कई अनुभवी नेता हैं जिनको किसी कारणवश मौका नहीं मिला है। जब लोग छोड़कर जाते हैं अफसोस होता है। जो लोग 30, 35, 40 साल उनको सब कुछ मिला है पार्टी की ओर से, उनके काबिलियत के ऊपर से भी उनको मिला है, पर ये लोग छोड़कर जाते हैं, अफसोस होता है। मुझे भी अफसोस होता है। पर यह बात भी सही है कि जब एक व्यक्ति छोड़ता है कांग्रेस को,
बहुत से दरवाजे, बहुत से खिड़कियां खोल जाती हैं और कई युवकों को उनको नया मौका मिलता है। तो मैं 5 मिनट के लिए उदास होऊंगा, मायूसी होगी, पर ज्यादा वक्त मैं उन पर नहीं गुजारूंगा। हाँ जी, कांग्रेस के नेताओं की गारंटी कौन लेगा? कांग्रेस तो गारंटी दे रही है, कांग्रेस के नेताओं की क्या गारंटी है? हमारी गारंटी हम खुद होंगे, जो विचारधारा से जुड़े हैं उसकी गारंटी उसकी अंतरात्मा होती है। और मैं सैल्यूट करता हूं मेरे लाखों कार्यकर्ताओं को। बीजेपी उनको डरा नहीं सकी है, बीजेपी उनको खरीद नहीं सकी है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतरात्मा की खुद गारंटी ली है। और कांग्रेस वो विचारधारा है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे तब लाठी गोली खानी थी, किसी को विधायक या सांसद नहीं बनना था, कोई शासन में आने का सवाल नहीं था, पर लड़ते रहे। और ये भी पता था कि पूरी जिंदगी चली जाएगी, शायद देश नहीं आजाद होगा, तो बच्चों को कहते थे कि आप भी कांग्रेस ज्वाइन करना और लड़ते रहना। तो ये आखिरी गोल शासन नहीं है, सेवा की साधना है। और यही करते करते कांग्रेस को बहुत साल पावर भी मिली है। कभी हम लड़खड़ाए हैं, कभी गिरे हैं, पर मायूस नहीं हुए हैं, संभले हैं और दुगनी ताकत से लड़े हैं। ये हमारा इतिहास है। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, सब कहते थे अब क्या होगा कांग्रेस का। वही इंदिरा जी को इस देश की जनता ने फिर से प्रधानमंत्री बनाया। सीताराम केसरी जी के वक्त में देश में किसी भी राज्य में हमारे पास शासन नहीं बचा था। सोनिया गांधी जी ने बागडोर संभाली, 19 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए 1 और यूपीए 2 बनी। गुजरात में भी आप दौर देखेंगे तो 2004, 2009 में ऑलमोस्ट आधे एमपीज गुजरात की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस के जीते थे। हमारे 2001 में 2 में अहमदाबाद के मेयर भी हमारे बने, ब्लॉक परिषद, जिला परिषद, सब जगह हम जीते थे। शासन में 2017 में ऑलमोस्ट आ गए थे, बहुत कम सीटों से, और कुछ सीटें 17 सीटें बहुत कम वोटों से हम हारे थे। तो ये चलता रहता है, आखिर में जनता जनार्दन है। 2017 में 17 एमएलए कांग्रेस छोड़ के गए थे। हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता और विप दोनों कांग्रेस छोड़ के गुजरात में चले गए थे। पर मैं सैल्यूट करता हूं गुजरात की जनता को कि इन 17 में से 15 को गुजरात की जनता ने हरा दिया था। सिर्फ 2 वापिस आए थे, और उसमें एक गोधरा के सिर्फ 265 वोटों से, और जामनगर वाला एक ठीक से। तो ये मायूस होने का सवाल नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में अच्छा होगा। थैंक यू। ये जो छोड़कर जा रहे हैं, इनके बारे में जो बार बार सवाल उठाते जाते हैं आप लोग, मैं कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होता है, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल होते हैं, हर एक पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। हर एक पार्टी को 1 पार्टी 1 सिंबल ये हमारा चुनावी प्रक्रिया है। पर पहली बार हम देख रहे हैं हमारे देश में 1 पार्टी 2 सिंबल है। और मैं शिकायत करना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि बीजेपी के पास 2 सिंबल हैं और ये 2 सिंबल पर लड़ रहे हैं। एक तो कमल का फूल है और दूसरा वॉशिंग मशीन। तो ये वॉशिंग मशीन की वजह से तीसरा भी है। हा? तीसरा भी सिंबल है, माथे पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बंदूक की नाल रखकर लोगों को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र के ऊपर दिन दहाड़े एक डाका डालने की प्रक्रिया है। जिनको विश्वास है कि लोगों का समर्थन उनको मिलेगा, वो दूसरे राजनीतिक दलों को अनैतिक तरीके से तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। उनको खौफ है, उनको डर है कि पिछले 10 सालों में दिए हुए वादे उन्होंने नहीं निभाए। 2014 के वादे मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं वो कौन कौन से वादे थे। क्या आज के प्रधानमंत्री ने उस समय वो वादे नहीं किए थे? उसका जवाब पहले दो और फिर बाद में दूसरे वादे देने का काम करो। शुक्रिया मुकुल भाई, आपने मुझे कुछ टोका। आपने सही कहा, 3 सिंबल हैं, क्योंकि मैं मानकर चल रहा था कि वॉशिंग मशीन पोल सिंबल है
और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने उनको प्रमोट कर दिया, शुक्रिया। हाँ जी, आपके सवाल। अर्जुन मोढवाडिया के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा, उनके बारे में एक ही चीज कहूंगा, वॉशिंग मशीन। हाँ चलिए, वॉशिंग मशीन याद करिए। बीजेपी इंडिया अलायंस को हमेशा कोसती रही है एंड दे आल्सो मेकिंग द इवन लो स्टोन 100 इन फॉर द सेम टीडीपी और बीजेपी का अलायंस जो है वो फाइनल हो गया है सर। सॉरी, टीडीपी और बीजेपी का अलायंस फाइनल हो गया है। एक तरफ अलायंस पॉलिटिक्स को कोसते हैं आपकी। पहले क्या कहते थे प्रधानमंत्री, जब इंडिया अलायंस बनी, जब 28 पार्टियां मिली पहली बार 23 जून को पटना में, अचानक प्रधानमंत्री ने एनडीए को याद किया। एनडीए तो मरा हुआ पड़ा था, लास्ट था एनडीए का। और इंडिया जब बनी, 28 पार्टियां थी इंडिया गठबंधन में, जनबंधन में, तब इनको एनडीए याद आया। और अब यहां बीजेडी के पीछे भाग रहे हैं, वहां टीडीपी के पीछे भाग रहे हैं। आरएलडी को तोड़ा है, असली आरएलडी तो हमारे साथ है, असली आरएलडी चरण सिंह आरएलडी हमारे साथ है। ये तो आरएलडी है, असली आरएलडी एएलडी हमारे साथ है। जब हम अलीगढ़ में थे, सारे के सारे बैनर और पोस्टर चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी ने स्वागत किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, पर आरएलडी के साथ उन्होंने गठबंधन कर दिया। और वो क्या कहते थे, ये सारे पार्टी एक साथ हैं और मैं अकेला खड़ा हूं। अभी कहां अकेले खड़े हैं? नवीन पटनायक के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के पीछे भाग रहे हैं, अन्ना डीएमके के पीछे भाग रहे हैं, आरएलडी के पीछे आप भागे, बीएसपी के पीछे भाग रहे हैं। बौखलाई हुई है, परेशानी में है। और मैं समझता हूं ये सब जो है ये दर्शाता है कि बीजेपी में विश्वास नहीं है कि उनको अपने ही बलबूते उनको जनादेश मिल सकता है। ये नहीं मिलेगा। गुजरात चुनाव जब यहाँ पर हुआ था तब यही कांग्रेस कह रही थी कि ये बीजेपी की बी टीम की तरफ से काम कर रही है, वही बी टीम कांग्रेस की टीम हो गई है। देखिए, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के चुनाव आए तब मोदी जी गए थे वहां पे और कहा था पीडीपी की बाप बेटी ने जम्मू कश्मीर को बहुत लूटा है मित्रों, अब लूटने नहीं दूंगा। चुनाव के बाद पहले बाप के साथ फिर बेटी के साथ सरकार बनाई उसी के साथ, और फिर बिना तल्लाक बोले देश के चुनाव आए। तो छोड़िए उनका, हमने कभी भी आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया मिली है और उसके साथ जब गठबंधन हुआ है तो जरूर ये जब हम मिलते हैं तो साजिश नहीं करते हैं, दलों का नहीं दिलों का मिलन होता है। और बीजेपी जिसको गले मिलती है उसका भी गला काटती है। सबसे ओल्डेस्ट अलायंस शिवसेना था, क्या हालत कर दिया। सबसे ओल्डेस्ट अलायंस अकाली दल था, क्या कर दिया। नीतीश कुमार जी को भी कितनी बार पलटाए, वो नीतीश कुमार जी अपने आप नहीं, इनको पलटूराम बनाने में भी बीजेपी थी। पीडीपी के साथ जो किया तो ये उनका है। हम जब दल मिलते हैं तो सिर्फ दल नहीं दिल भी मिलते हैं। और कल आपने देखा कि अलायंस किया है तो दिल से अलायंस किया है। हाँ जी सिद्धार्थ, एक मिनट आऊंगा। आप बार-बार राहुल गांधी पूरी यात्रा में बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस एक्सरे की बात कर रहे हैं। कर्नाटक से आप खुद आते हैं, कर्नाटक में तो एक प्रपोजल भी था कास्ट सेंसस कराने का। इसको आप लोग क्या फिलहाल मॉडल के तौर पर प्रेजेंट करेंगे क्या? तेलंगाना के कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था कुछ दिन पहले कि वहां जाति जनगणना कराई जाए। अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी किया गया है। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार जनगणना कराना केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारे संविधान में 3 सूची, माफ कीजिएगा मैं हमेशा आपको क्लास लेता हूं, पर कभी कभी क्लास लेना जरूरी पड़ता है। मोदी के कार्यकाल में क्लास लेना जरूरी पड़ता है। हमारे संविधान में तो 3 सूची है, एक संघीय सूची यूनियन लिस्ट, एक राज्यों की सूची स्टेट लिस्ट, और एक समवर्ती सूची जो दोनों कंकरेंट लिस्ट। सेंसस को देखें, सेंसस का विषय केंद्र सरकार के लिस्ट में आता है,
संघीय सरकार की इस लिस्ट में आता है, राज्यों पर नहीं निर्भर है। राज्यों सर्वे कराती है, सर्वेक्षण करना, सेंसस कराना अलग अलग चीज है। जो राहुल जी कह रहे हैं जनगणना, हमने 2011 में जनगणना कराई थी, 25 करोड़ परिवार से हमने जानकारी हासिल की थी, और हर 10 साल 1951 से हमारे देश में सेंसस आता रहता है। सेंसस से क्या जानकारी मिलती है आपको? अनुसूचित जाति की क्या आबादी है, अनुसूचित जनजाति क्या आबादी है, अल्पसंख्यकों की क्या आबादी है, और उसके आधार पर जो आरक्षण की नीति है तय होता है। वो 2021 में जो जनगणना करा रहा था, अभी तक 3 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं किया गया। मानसिकता साफ है, बोलने वाली बात है। असली बात यह है कि प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराना नहीं चाहते। पार्लियामेंट में सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, आरजेडी ने उठाया था, सभी पार्टियों ने, समाजवादी भी, सभी पार्टियों ने। पर बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। क्यों, मैं बताऊं। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रधानमंत्री नहीं बोलते हमारे देश में, मोहन भागवत से कहलाया जाता है। और मोहन भागवत ने क्या कहा था? आरक्षण का समय हो चुका है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये आरएसएस का स्टैंड है। तो जो बीजेपी नहीं कह सकती वो आरएसएस कहती है। तो आरक्षण को खत्म करने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी तो पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहे हैं। एक से एक एयरपोर्ट बेचा गया है, बंदरगाह बेचे गए हैं, कारखाने, इस्पात के कारखाने बेचे जा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण एक ही कंपनी के लिए। अच्छा, गुजरात के संदर्भ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं भूल गया। जो राहुल जी बार बार जीएसटी की बात करते हैं, आर्थिक संकट की बात करते हैं, एमएसएमई को लेकर, हमारे देश के 80% एमएसएमई स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में गुजरात में है। 80%, 80% एमएसएमई स्टेनलेस स्टील के गुजरात में है। इनमें से 35% बंद पड़े हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं, ये सरकार के आंकड़े हैं। 35% एमएसएमई स्टेनलेस स्टील सेक्टर के बंद पड़े हुए हैं। और बंद पड़े हुए का कारण 3 है: नोटबंदी, जीएसटी और चीन से खुला आयात। इस पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को कहा था, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया चीन को। तो आयात पर क्यों नहीं रोक लगाए? क्योंकि उन्होंने क्लीन चिट दिया था। और यही तो बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे, नोटबंदी का तो असर हो गया, पर जीएसटी में भारी सुधार लाने की जरूरत है, मूल सुधार करने की जरूरत है। और अगर आपको रोजगार चाहिए, बड़े बड़े उद्योग रोजगार नहीं पैदा करेंगे, एमएसएमई से ही रोजगार बढ़ेगा। तो एमएसएमई को प्रोत्साहन देना एक हमारी गारंटी है। हाँ जी मैडम, आप पूछ रही थी। बहुत हो गया, खाना वाना नहीं खाना है अभी। एक मिनट यार। दिल्ली में आपके साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस को वहां पर खत्म कर दिया। कौन, किसने? आम आदमी। बीजेपी की जैसी पॉलिटिक्स करती है, तो ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि गुजरात में दिल्ली वाला रिपीट नहीं करेंगे? देखो, बड़े भाई है हम। हाँ, have you answered? एक करके, हाँ मैंने दे दिया ना, दे दिया आंसर। ओके। दिल्ली में और गुजरात में फर्क है, हम बड़े भाई हैं। हाँ, ये करके यहाँ थे। एक मिनट। वुमेन्स डे है तो जयराम जी यहाँ प्रेफरेंस दे रहे, फिर मैं आ रहा हूँ। सॉरी, we have already completed our exercise. At appropriate time, we will announce the list. Before last minute of final filing of the form, you will able to know
द लिस्ट इज डिक्लेयर। कब करना है वो हमारी स्ट्रेटेजी होती है। हमारे सीईसी के भूतपूर्व प्रभारी मुकुल वासनिक जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस पर थोड़ा रोशनी डालें। नहीं, जो हमारी प्रक्रिया होती है, उन्होंने कह दिया कि भूतपूर्व, इसलिए भूतपूर्व का महत्व कभी होता नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के उपरांत जहां जहां पर हमने अपने प्रत्याशियों का चयन निश्चित किया है, उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से विचार विमर्श होगा और हर प्रदेश की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों को देखकर कब कौन से प्रदेश की सूची प्रकाशित करनी है उस पर फैसला होता है। अलायंस के आप चेयरमैन एक मिनट लास्ट कर लो, एक अभी मिनट। छोड़ दो। आसनसोल वाला कांड नहीं घटेगा कांग्रेस में। आसनसोल में उन्होंने एक उम्मीदवार की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री ने वापस लेना पड़ा। ऐसे और 2 प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में, उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया होती है। सर्वोच्च संस्था सीईसी है। सीईसी में चर्चा होती है, निर्णय लिया जाता है, उसके बाद में लिस्ट जारी होती है। अगले कुछ ही दिनों में पहला लिस्ट निकल जाएगा। यस, हाँ जी, एक लास्ट कर हाँ लो जी, इनका। लास्ट क्वेश्चन। જેની આજથી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે, તેમણે કીધું છે કે હું બનાસકાંઠાથી લોકસભાની ચૂંટણી લડવાની છું, જ્યાંથી તેમણે વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર શરૂ કર્યો. અમારા બધા જ લોકો પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે, માત્ર ગેનીબેને નહીં, જે માંગણીદારો, જે ઉમેદવારો હોય એ બધા જ, અને ન ઉમેદવાર ને ન માંગણીદાર છે એમણે પણ પ્રચાર શરૂ કર્યો છે કે પાર્ટી હાઈકમાન્ડ જે નિર્ણય કરશે એને અમે વળગીને રહીશું અને કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર જીતે એ માટે મહેનત કરીશું. જમવાનું ઘણું મોડું થઈ ગયું છે, એટલે ભૂખ્યા પેટે ભજન ના હોય પ્રાણિયા, તો ભૂખ્યા પેટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના હોય. ચાલો, થેન્ક યુ.